नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया की मंच पे। कल हमारी बात पंजाब को लेके हो रही थी, यानी कि 18वीं शताब्दी के जो राज्य थे उन पे हम चर्चा कर रहे थे। उस क्रम में हम जैसे पहले में बंगाल, अवध, मैसूर, कर्नाटक की बात किए थे। अब हम लोग धीरे-धीरे पहुँच गए थे पंजाब तक। पंजाब की क्या स्थिति है? तो पंजाब में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पंजाब में सबसे पहले देखते हैं 10 गुरु, यानी कि गुरु नानक देव जी से हमने स्टार्ट किया और गुरु गोविंद सिंह तक। साथ ही गुरु का जो बंदा है, उनका शिष्य है, यानी बंदा बहादुर, उस तक हम लोगों ने बात की थी। फिर थोड़ा-सा परिचय मैंने बंदा बहादुर का भी आपको दिया था कि बंदा बहादुर की कैसे मतलब शुरुआत हुई। तो मैंने आपको कहा था कि बंदा ने पंजाब के किसानों और छोटी जातियों के लोगों को एक साथ एकजुट करता है और मुगल फौज का मुकाबला करना शुरू करता है। लगभग 8 सालों तक जोश-खरोश के साथ बंदा लड़ता हुआ एक दिन वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि लगभग 1715 तक, यानी 1708 से 1715 तक बंदा के मजबूत इरादों को हम भारतीय इतिहास में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम पाते हैं कि जैसे हर एक व्यक्ति का पतन होता है, बंदा का भी पतन होता है। कई साथियों के साथ गिरफ्तार किया जाता है, दिल्ली की सड़कों पे घुमाया गया और फिर बाद में उसे मार दिया गया या उसकी हत्या फारूक शेर के द्वारा करा दी गई। फिर उसके आगे जब हम बढ़े तो मैंने आपसे बताया था कि पंजाब के जो संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसका साथ दिया होता पूरी तरीके से, क्योंकि वह छोटी जातियों और गाँव के गरीब जनता का हिमायती था। तो अगर बड़ी जातियों के लोगों ने साथ दिया होता तो शायद बंदा कुछ और कहानी कहता है। लेकिन वहाँ पे जो बड़े रसूखदार लोग थे उन्होंने बंदा को इसलिए नकार दिया कि वो धार्मिक रूप से थोड़ा कट्टर था, साथ ही स्वभाव से वो मुगल विरोधी भी दिखाई पड़ता है। इसलिए बंदा शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन बंदा ने एक नवीन राजनीतिक चेतना को जन्म दे दिया था जो कि मुगलों से एकदम स्वतंत्र प्रकृति की थी। बंदा के कुछ कार्य जैसे कि बंदा को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बंदा बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। उसने राजधानी की स्थापना की, साथ ही हम ये भी पाते हैं कि बंदा ने अपने किलों का दुर्गीकरण भी कराया, जो कि एक स्वतंत्र शासक की स्थिति का परिचायक है या उसी की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है? फिर हम बंदा के बाद की चीज़ों को देख रहे थे। तो मैंने कहा था कि बंदा बहादुर के बाद 1748 में दल खालसा का निर्माण किया गया। देखिए, ध्यान रखिएगा, एक है खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी वो 1699 में हुई थी। खालसा पंथ जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा निर्मित किया गया, जो एक धार्मिक समुदाय के रूप में था। लेकिन दल खालसा संगठन की स्थापना कर्पूर सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कपूर सिंह या कर्पूर सिंह नाम मिलता है, उनके द्वारा किया गया। दल खालसा ने 1748 में अपनी स्थापना के बाद 1753 में एक प्रथा शुरू किया जिसे कहते हैं राखी प्रथा। इस प्रथा ने खालसा के वित्तीय स्थिति को थोड़ा मजबूत बना दिया। क्यों? क्योंकि इस प्रथा के अंतर्गत हम पाते हैं कि उपज का 1/5 हिस्सा गांव से लिया जाता था और यही तथ्य सिक्कों की राजनीतिक स्थिति का आधार बनता है। बिना अर्थ के राजनीति नहीं चलती है। ठीक, बाद में हम पाते हैं कि बाद के समय में सिख कई छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण होता है, कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त दिखाई देते हैं और न केवल विभक्त दिखाई दे रहे हैं बल्कि इन्हीं छोटे-छोटे राज्यों को बाद में मिसल कहा गया या मिसल कहकर संबोधित किया गया। मिसल क्या होता है? तो हम कहते हैं कि लगभग इनकी संख्या 12 थी और मिसल समानता के सिद्धांत पे कार्य करते थे, यानी कि आपस में काफ़ी भाईचारा वाला व्यवहार था। ठीक? बंदा बहादुर के बाद अब सिख जो थे एक राजनीतिक शक्ति में, न केवल धार्मिक, क्योंकि बंदा से पहले वो धार्मिक है, लेकिन बंदा के बाद जो ये सारे प्रारूप जो आ रहे हैं आपके सम्मुख, ठीक, ये क्या बता रहे हैं कि अब बंदा बहादुर के बाद अब सिख न केवल धार्मिक शक्ति थे बल्कि राजनीतिक स्थिति भी उनकी काफी मजबूत हो चुकी थी। तो बंदा बहादुर के बाद अब सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने को बदल चुके थे। देखिए, ये जो बात कही गई ये 12 सिख मिसलों के संदर्भ में कहा गया। हमने कहा कि मिसल समानता के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक, और इनकी संख्या 12 है। कितनी?
12 है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 12 सिख मिसल हैं, ये सभी मजबूत नहीं हो सकते। इसमें से कुछ कमजोर भी रहे होंगे, कुछ मजबूत भी रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि इनमें जो सर्वाधिक मजबूत सिख मिसल था, वो जो बाद के समय में दिखाई देता है, वो है शुक्र चकिया मिसल या शुक्र चकिया मिसल। ठीक है। तो पंजाब में सिख राज्य का यहीं से एक वास्तविक संस्थापक उभर कर सामने आएगा, जिसका नाम है राजा रणजीत सिंह। यानी ये जो 12 सिख मिसल थे, ये समानता के सिद्धांत पे आधारित थे। बाह्य आक्रमणों को पंजाब में रोकने का ये कार्य करते थे। साथ ही पंजाब की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, अपने अपने क्षेत्र में ये अपनी बागडोर संभाले हुए थे। ठीक। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज जो होती है वो यथावत नहीं है। होता क्या है कि इन 12 सिख मिसलों में एक मिसल है जिसका नाम है शुक्र चकिया। शुक्र चकिया। शुक्र चकिया जो मिसल है, इसका जो प्रमुख है उसका नाम है महासिंह। क्या नाम था? महासिंह। और महासिंह का एक योग्य पुत्र है। ठीक है। नाम है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। इतिहास में इसी को पढ़ना है। ठीक। और राजा रणजीत सिंह को पढ़ेंगे, साथ ही आंग्ल और सिख संघर्ष को जानेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट उत्तर पूर्व के राज्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ठीक। यानी कि हर एक राज्य को अंग्रेजों तक लाके हमें रखना है। ध्यान रहे, पूर्व में भी हमने यही किया था कि जो राज्य थे वो अंग्रेज तक कैसे पहुंचे या अंग्रेज वहां तक कैसे आ रहे हैं, इस स्थिति को जानना है 18वीं शताब्दी में। जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज कैसे भारतीय राज्यों तक उनकी पहुंच बन रही है, उस स्थिति को देखना है। ठीक है। देखिए, अब शुक्र चकिया मिसल है, तो शुक्र चकिया मिसल का मैंने प्रमुख बताया महासिंह, और इन्हीं का एक पुत्र है राजा रणजीत सिंह। ठीक है। तो अब इन्हें हटाते हैं और सीधा राजा रणजीत सिंह पे आते हैं। ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम की चीज हो सकती है। और हाँ, खालसा पंथ और दल खालसा दोनों अलग अलग चीजें, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। ठीक है। अब राजा रणजीत सिंह कौन है भाई? तो कहते हैं इनका जन्म, चूंकि जन्म सबसे पहले जानना जरूरी है। इनका जन्म 1780 में हुआ। कहां हुआ? 17 कब? 1780 में। पिता इनके हैं महासिंह। महासिंह। ठीक है। फिर दूसरी चीज देखेंगे कि इनका जुड़ाव किस मिसल से है, तो शुक्र चकिया या शुक्र चकिया। ठीक है। शुक्र चकिया या शुक्र चकिया। ठीक है। फिर रणजीत सिंह के साथ एक घटना घटी कि 1797 में काबुल का एक शासक है जमान शाह। राजा रणजीत सिंह द्वारा ये पराजित किया गया। युद्ध में भागते समय 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। किसकी? जमान शाह की। तथा कुछ स्त्री और बच्चों को
ठीक है। देखिए, घटना ये होती है कि 1797 में काबुल का शासक है जमान शाह, और जमान शाह ने पंजाब राज्य पे आक्रमण किया। राजा रणजीत सिंह के द्वारा ये पराजित हुआ। जब युद्ध से वो भाग रहा था तो उसकी 12 जो तोपें थी वो जमान शाह की चिनाब नदी में गिर गई, जिसको राजा रणजीत सिंह ने निकलवाया। साथ ही कुछ स्त्री और बच्चों को पकड़ लिया गया था, जिसे राजा रणजीत सिंह ने बड़े ही ससम्मान पूर्वक जमान शाह को वापिस कर दिया। इस घटना से राजा रणजीत सिंह की इज्जत दो तरफा बढ़ी। दो तरफा कैसे बढ़ी? जैसे 1797 में जो आक्रमण किया तो इसका प्रतिकार राजा रणजीत सिंह ने किया, इसलिए अब सिखों के नए नेता के रूप में नए नेता के रूप में राजा रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ी। ये तो आंतरिक था। बाह्य क्या हुआ? तो जो 12 तोपें चिनाब में गिरी उसे रणजीत सिंह ने निकलवाया। साथ ही जो उनके स्त्री और बच्चे जो बंधक बना लिए गए थे उन्हें भी बड़े ही सम्मान पूर्वक जमान शाह को लौटा दिया। इससे जमान शाह काफी प्रसन्न हुआ। यानी कि इस सेवा के बदले जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान किया। तो लिख लेंगे, इस सेवा के बदले जमान शाह ने, इस सेवा के बदले जमान शाह ने क्या किया? राजा रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की आज्ञा प्रदान किया। ठीक है, ये चीज, इस सेवा के बदले जमान शाह ने राजा रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की आज्ञा प्रदान किया, यह अनुमति दे दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया गया और लाहौर राजा रणजीत सिंह की नई राजधानी बनी। बना। ठीक है, यहां पर राजा रणजीत सिंह का किस मिसल से संबंध है, जन्म कौन है, कब हुआ है, पिता कौन है, शुरुआत कैसे कैसे हुई, कैसे पंजाब के नेता बने, और साथ ही जमान शाह से उनके जो संबंध थे उसको भी इस एक जगह उकेरा गया है। ठीक है, या लिखा गया है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। ठीक, अब इसके हम आगे चलते हैं कि इसके आगे की और कंडीशन क्या है। ठीक है, जरा देखते हैं। तो कहते हैं कि 12 मिसलों में से एक मिसल जो सुकरचकिया मिसल था, जिसका प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह था, इसका जन्म हमने कहा था कि 2 नवंबर 1780 को हुआ था। ठीक, हमने आपको बताया। और ये जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, एक जगह है गुंजरावाला। कौन सा? गुंजरावाला। ठीक है, कभी पूछ ले, स्टेटमेंट में डाल दे कि गुंजरावाला में हुआ या कहीं और हुआ, तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, और गुंजरावाला का जो उस समय जब जन्म हुआ, उस समय सुकरचकिया मिसल का जो प्रमुख था वो कौन है? महासिंह। ठीक, 12 वर्ष की आयु में ही पिता का देहावसान हो गया था, यानी पिता मर गए। ठीक है,
अब मिसल का, अब मिसलदार कौन होगा, इस बात को लेकर चिंता बढ़ी। तो 12 वर्ष की अवस्था में ही महासिंह के अल्पवयस्क पुत्र को क्या किया गया, मिसल का मिसलदार बना दिया गया, यानी इन्होंने अपने पिता का स्थान ले लिया। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पता करते हैं कि 1799 में इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर नगर को बनाया। कैसे, जीत कर, कब्जा करके। फिर 1802 ईस्वी में एक और घटना होती है कि इन्होंने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। क्या, भंगी मिसल। 1802 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया, ठीक। और ये अमृतसर जो थी, इनकी सिखों की धार्मिक राजधानी हुई। कौन, धार्मिक राजधानी। और ये जो लाहौर है, जिसको राजा रणजीत सिंह ने किससे लिया था, जमान शाह से, ये लाहौर राजनैतिक राजधानी थी। राजनैतिक राजधानी, ध्यान रखिएगा, इनकी धार्मिक राजधानी अलग है और राजनीतिक राजधानी अलग है, दोनों में अंतर है। ठीक, अब हम पाते हैं कुछ अन्य नई चीजें, जैसे 1802 की जो घटना है अमृतसर वाली, कि भंगी मिसल से छीन लिया गया। किसी किसी किताब में आप पढ़ते होंगे 1805 भी दिया गया है। तो देखिए, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जिसके लेखक बिपिन चंद्र हैं, उस एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 1802 में रणजीत सिंह ने अमृतसर भंगी मिसल से छीन लिया था। वही उससे भी पुरानी एक एनसीईआरटी आती है सतीश चंद्र मित्तल की, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 1805 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया था। बात जो भी हो, लेकिन दोनों ही सरकारी किताब है, एक पूर्व में थी, एक बाद में थी, लेकिन हमें लेके यही चलना है कि 1802 ईस्वी में ही भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया गया था। किसके द्वारा, राजा रणजीत सिंह के द्वारा। और किस मिसल के हैं ये, शुक्र चकिया मिसल के हैं, या इनका संबंध किससे है, शुक्र चकिया मिसल से है। फिर हमने कहा कि उसने सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। जैसे भंगी मिसल जब हम पाते हैं कि अपने, पहले तो समानता के सिद्धांत पे थे, जब राजा रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने मिसलों को अपने अंडर करना चाहा। जो भी 12 मिसल थे उन्हें अपने अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इस प्रयास के दौरान हम पाते हैं कुछ ऐसी घटना कि उन्होंने सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम करने का प्रयास किया। यानी कि सतलुज के पश्चिम में जो भी सिख मिसल थे वो क्या थे, इनके अंतर्गत ले लिए गए या आ गए। ठीक है, साथ ही एक पंजाब के बड़े भूभाग पर अधिकार करके सिख प्रधानों को अपने अधीन करके पंजाब पर अपना राज्य कायम करने की शुरुआत यहीं से राजा रणजीत सिंह के द्वारा शुरू कर दी गई। उसने मुगलों द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी उसी को ही लागू किया, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो मुगलों के द्वारा जो व्यवस्था लागू थी उसी को कायम रखा। मुगलों के द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को कायम रखा। ठीक है, उन्हीं व्यवस्थाओं को क्या करता है, ये कायम रखता है। ठीक, दूसरी चीज हम ये भी पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन का बिंदु है। भू राजस्व में एज इट इज, ध्यान रखिएगा, जैसे मुगल का था वैसे राजा रणजीत सिंह का भी पंजाब में दिखाई पड़ेगा। बस संप्रभुता जो पंजाब में पहले मुगलों की थी अब राजा रणजीत सिंह की हो गई या बढ़ गई। ठीक, इसको लिखते चलिएगा। फिर अब इसके आगे हम देखेंगे कि भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लिया गया। यानी कि
50% के सकल उत्पादन पे लिया गया, यानी जो उपज हुई उसका 50% हिस्सा किसने ले लिया, यानी कि राजा रणजीत सिंह ने ले लिया। तो उपज का 1/2 या 50% हिस्सा, ठीक, 1/2 यानी आधा या 50% हिस्सा ले लिया गया, किसका, उपज का। ठीक, अब हम यहां से कुछ नई चीजें पाएंगे। क्या देखते हैं कि अब राजा रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए, जमान शाह से भी उन्हें बड़ा सम्मान मिला। फिर 1806 में रणजीत सिंह और एक जनरल लेक के बीच संधि हुई थी। ठीक है, राजा रणजीत सिंह और जनरल लेक के बीच क्या संधि हुई थी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आंग्ल सिख युद्ध इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पाते हैं कि 1802 तक की घटना, ठीक, उसके बाद हमने कहा कि कहीं कहीं 1805 भी मिलता है, लेकिन इसी बीच में 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह और जनरल लेक के बीच संधि हुई, और संधि की जो शर्तें थी कुछ इस प्रकार थी कि रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। होलकर, जब बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे, होलकर किससे जुड़े हुए हैं, मराठों से जुड़े हुए हैं, और मराठों का कहीं ना कहीं होलकर को राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में क्या किया था, पनाह दिया था। तो जनरल लेक ने राजा रणजीत सिंह से एक समझौता किया और कहा कि जो होलकर है उसको आप अमृतसर छोड़ने के लिए कहेंगे या आपको वहां से हटाना होगा। दूसरा चीज, अंग्रेज इसके एवज में पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे। जो सेना जनरल लेक के नेतृत्व में पंजाब तक आ गई थी, किसका पीछा करते, होलकर का पीछा करते। फिर तीसरी जो शर्त रखी गई थी वो यह थी कि रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। ये आश्वासन जनरल लेक के द्वारा दिया गया कि अगर राजा रणजीत सिंह जनरल लेक का या अंग्रेजों का मित्र बना रहता है तब तक अंग्रेज कभी भी पंजाब पे आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक अलग तरीके की कहानी ये बनी क्यों, क्यों होलकर आया यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है कि आप जब पाएंगे इसके बाद की घटना जो 1809 ईस्वी में होती है कि 1809 ईस्वी की अंग्रेजों से अमृतसर की संधि द्वारा हम पाते हैं कि सिंधु और सतलज प्रदेश पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था, और कुछ ही वर्षों में इसने कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार प्राप्त किया, जैसे मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये सारे क्षेत्र कहीं ना कहीं इनके अधीन आने लगे। इन कार्यों में या इन कार्यों से इसने हरि सिंह नलवा जैसे वीर सेनापतियों का सहयोग भी लिया था। किसने, राजा रणजीत सिंह ने। फिर 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु भी हो गई। तो जब तक राजा रणजीत सिंह जीवित रहे, इन्होंने पंजाब को अंग्रेजों के जो दुर्दांत प्रभाव थे उनसे बचाए रखा। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, हम पाते हैं कि सत्ता को लेकर संघर्ष पंजाब में भी शुरू हो जाएगा और उसका फायदा अंग्रेज उठाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए सीधा आते हैं 1806 की संधि पर कि 1806 में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई। संधि क्यों हुई, क्योंकि हम पाते हैं कि राजा रणजीत सिंह ने अपनी सीमाएं लगातार बढ़ानी शुरू कर दी और अंग्रेज इससे पूर्ण रूपेण अवगत थे। ठीक है, इसी क्रम में एक अंग्रेजों का शत्रु है जो मराठा जो सेनापति है होलकर, वो क्या करता है, राजा रणजीत सिंह के यहाँ अमृतसर में क्या करता है, शरण ले लेता है, जिसका पीछा करने के लिए या होलकर को गिरफ्तार करने के लिए जो अंग्रेज फौज पंजाब तक चली आती है। तो राजा रणजीत सिंह को भी चिंता होती है कि आखिर ये किस एवज में आए हैं। तो राजा रणजीत सिंह और जनरल लेक के बीच 1806 में एक संधि होती है और इस संधि में 3 शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त कि राजा रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने के लिए कहेगा, पहला चीज। दूसरी बात यह कही गई थी कि अंग्रेज पंजाब से अपनी आर्मी हटा लेंगे अगर
होलकर उनके पास आ जाता है या उसे राजा रणजीत सिंह दे देते हैं। तीसरा, रणजीत सिंह के मित्रवत संबंध जब तक अंग्रेजों से बने रहेंगे, अंग्रेज कभी भी पंजाब पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये तीन बातों को जरा देखते हैं। संधि हुई। संधि की पहली शर्त क्या है? तो जनरल लेक ने कहा कि रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। कहे, पहली चीज। फिर दूसरी शर्त यह थी कि अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना इसके एवज में हटा लेंगे। हटा लेंगे। तीसरा, इसमें तीसरी शर्त थी कि जब तक रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये शर्त रखी गई तीन। ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार जो था तो किस तरीके का था। तो जरा सा यहां पे एक लाइन में देखना शुरू करते हैं कि रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार, इसमें हम पाएंगे कि रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार में 1809 में पहली बार कांगड़ा विजय करते हुए दिखाई देंगे। 1809 में कांगड़ा विजय, ठीक, पहला। दूसरा, 1813 में अफगान का एक अमीर है शाह सुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और शाह सुजा से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। तो 1813 में अफगान शासक शाह सुजा से, ठीक, शाह सुजा से, चूंकि शाह सुजा से कश्मीर को भी अपने संरक्षण में ले लिया और शाह सुजा ने इन्हें एक कोहिनूर हीरा भी प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, 1813 में कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक, 1813 में ही अटक को जीत लिया और 1818 में मुल्तान की विजय की। ठीक,
अटक को जीता, ठीक। और 1818 में मुल्तान विजय, ठीक है, मुल्तान विजय। 1819 ईस्वी में एक अफगान गवर्नर है जिसका नाम है जब्बर खां। जब्बर खां को पराजित किया और पराजित करके कश्मीर पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया, ठीक है। चूंकि कश्मीर को लेके राजा रणजीत सिंह और अफगान में हमेशा मुद्दा बना रहता था, हमने पाया था कि 1813 में अफगान का शासक शाह शुजा से इनके संबंध मित्रवत रहे और कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया था और कोहिनूर हीरा भी शाह शुजा ने इन्हें प्रदान किया था। फिर जब मामला गरमाया तो हम पाते हैं कि हम फिर देखते हैं कि एक नवीन चीज दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? तो हम पा रहे हैं कि 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कब? 1819 में अफगान गवर्नर जब्बर खां को जब्बर खां को पराजित कर लिया और जब्बर खां को पराजित कर क्या करता है? कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं 1820-21 में, तो हम पाते हैं कि डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां तथा लद्दाख के बगल में एक एरिया है लेह, इसको भी जीत लिया। कब? 1820-21 में, ठीक। तो लिख लेंगे 1820-21 में डेरा इस्माइल खां और इसके अलावा हम पाते हैं डेरा गाजी खां, साथ ही लेह को जीत लिया। ठीक है, यह भी देखते हैं। फिर इससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कुछ एक चीजें और दिखाई पड़ती हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें और भी दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि 1820-21 में इन्होंने न केवल डेरा गाजी खां बल्कि डेरा इस्माइल खां साथ ही लेह के एरिया को भी इन्होंने जीत लिया। फिर 1833-34 का जो समय है वहां भी हम पाएंगे कि एक मुजारी कबीले को ये पराजित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इन्होंने एक मुजारी कबीले को क्या किया? पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया। साथ ही यह भी देखा गया कि मुजारी किले में जो मुजारी नामक जो कबीले हैं इनको पराजित करना, शिकारपुर पर अधिकार कर लेना और शिकारपुर को अपने अंडर में नहीं रखा बल्कि अंग्रेजों को दे दिया कि भाई तुम ले लो, ठीक है। फिर हम पाते हैं कि 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी यहां लिख सकते हैं क्या कि
32 में पेशावर की विजय। कहीं नहीं लिखे हैं तो यहां लिख लेते हैं। पेशावर की विजय। और इनकी अंतिम विजय जो है वो है 1833-34 में। 1833-34 में मुजारी कबीले पर विजय। मुजारी कबीले से शिकारपुर ले लिया। कौन? शिकारपुर। और शिकारपुर लिया ही नहीं बल्कि उसे अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। शिकारपुर को मतलब मुजारी कबीले से छीन लिया और अंग्रेजों को दे दिया। फिर 1839 तक आते आते जो सिख साम्राज्य का जो इतना बड़ा नेता था यानी रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, ठीक है। अब राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ठीक, हम जानते हैं कि राजा रणजीत सिंह को सिर्फ इतना में कैद करना इतिहास के साथ अन्याय है, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसने अपने समय की, कहते हैं कि एशिया की सबसे बेहतरीन फौज या तो ब्रिटिश फौज थी और उसके बाद दूसरी कोई फौज थी तो वो राजा रणजीत सिंह की फौज थी। ठीक, तो हमें इनके कार्यों को भी देखना होगा। जैसे मुल्तान पे अधिकार करना, कश्मीर पे अधिकार करना, पेशावर पे अधिकार कर लेना, तो ये एक क्रम रहा होगा राजा रणजीत सिंह का। ऐसा नहीं जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 1818 में मुल्तान पे विजय, फिर 1832 में पेशावर पर विजय, फिर मैंने आपको कहा कि 1820-21 में डेरा इस्माइल और डेरा गाजी खां, साथ ही लेह का एरिया जीत लेना। साथ ही हमने आपको बताया कि 1809 में कांगड़ा विजय, और फिर 1813 में अफगान के शासक शाह शुजा से कश्मीर अपने संरक्षण में ले लिया, और उससे यही नहीं किया बल्कि कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। क्या किया? कोहिनूर हीरा भी उससे प्राप्त किया। तो ये तमाम चीजें उनके एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन को प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये चीजें कहीं ना कहीं उनके सैन्य संगठन की तरफ इशारा करते हुए देखी जा सकती हैं। अब देखिए करना क्या है। हम कहते हैं कि इन कार्यों को राजा रणजीत सिंह ने जिनकी सहायता से किया, तो उनमें एक नाम आता है हरि सिंह नलवा जैसा एक वीर सेनापति का सहयोग लिया गया था। राजा रणजीत सिंह का एक महत्वपूर्ण सेनापति था हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा को जब आप पढ़ेंगे पर्टिकुलर किताबों में तो एक काफी मतलब एक शूरवीर की तरह उसका प्रदर्शन है। कहते हैं कि उसने अपने यश को ईरान तक फैलाया था। ठीक, वो एक जबरदस्त योद्धा। ठीक, और उसके कद काठी की जो परिभाषा ऐतिहासिक वृतांतों में मिलती है वो अपने आप में बड़ी ही आश्चर्यजनक है। यानी कि शरीर से काफी मजबूत व्यक्ति के रूप में हरि सिंह नलवा को दिखाया गया। यानी कि उसके जैसा वीर सेनापति उस तत्कालीन परिवेश में अन्य के पास नहीं है, जो कि राजा रणजीत सिंह के पास हरि सिंह नलवा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा रणजीत सिंह अपने युग का एक योग्यतम, कह सकते हैं कि भारतीयों में से एक था। वह एक महान सेना नायक था, साथ ही सफल प्रशासक और उदार शासक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपीय ढंग से या यूरोपीय शैली में सजाया था, या कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सजाया, जिसका फायदा यह मिला कि उन्होंने एक के बाद एक विजय उनके हाथ भी लगी। जब यूरोपीय ढंग से उन्होंने अपनी आर्मी को सजाया, यहां लिख लेते हैं पहले कि उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सजाया। इसको हटाते हैं, इन्हें आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजा रणजीत सिंह ने
यूरोपीय ढंग से सजाया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी वेंचुरा और एलार्ड की सहायता ली। दो फ्रांसीसी अधिकारी एलार्ड तथा वेंचुरा की सहायता ली। ठीक है, फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कोर्ट और गार्डनर की देखरेख में तोप खानों का निर्माण किया गया था। एक अधिकारी है कोर्ट और वह गार्डनर की देखरेख में तोप खानों का विकास किया गया। ठीक है, फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने न केवल आर्मी को यूरोपीय ढंग से सजाया, वरन राजा रणजीत सिंह ने अपनी आर्मी को मासिक वेतन देना भी शुरू किया। अपनी सेना को मासिक वेतन शुरुआत की। ठीक है, मासिक वेतन देने की प्रथा प्रचलित की। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर एक शक्तिशाली, न केवल शक्तिशाली वरन अनुशासित, साथ ही सुसज्जित फौज तैयार की। उनकी नई फौज केवल सिखों तक सीमित नहीं थी, इसमें और भी लोग शामिल थे। यानी सिख हैं, मुसलमान भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, ठीक है, अफगान भी हैं। इनके आर्मी में हर एक लोगों के लिए जगह रखा गया। ठीक, तो कह सकते हैं कि इनकी फौज में केवल सिख ही नहीं वरन मुसलमान, अफगान, हिंदू तथा अन्य विदेशियों के लिए जगह रखा गया। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि न केवल इनकी फौज में सिख है, वरन मुसलमान, अफगान और हिंदू भी इनकी फौज में है। ठीक है, साथ ही अन्य यूरोपियों को भी इनकी फौज में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। रणजीत सिंह की फौज में मुसलमान, अफगान, हिंदू तथा अन्य विदेशी में क्या, हम गोरखा को भी रख सकते हैं, डोंगरों को भी रख सकते हैं, बिहारी जो लोग थे वो भी जाके उनकी फौज में शामिल थे, पंजाबी तो थी ही, उड़िया लोग भी थे, और मुसलमान और पठान जिन्हें अफगान कहते हैं। ठीक है, ये सारे लोग थे। अगर बाई ऑप्शन में आता है कि गोरखा थे तो थे, डोंगर या डोंगर लोग थे, या डोंगरी जो भाषा बोलते हैं डोंगरो, फिर बिहारी भी थे, पंजाबी भी थे, उड़िया लोग भी थे, मुसलमान भी थे और पठान भी थे। साथ ही उन्होंने लाहौर में तोप खाने की एक आधुनिक कारखाना खोला। यानी कि लाहौर में आधुनिक कारखाना खोला ताकि क्या किया जाए, नवीन तोपों को बनाया जा सके। ठीक है, लाहौर में तोप खाने का इन्होंने कारखाना खुलवाया।
और ये जो आधुनिक कारखाना था, इसमें राजा रणजीत सिंह ने मुसलमान तोपचियों को लगाया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि मुसलमान तोपचियों को काम पर लगा कर रखा। कहा जाता है कि उनकी फौज एशिया की दूसरी सबसे बेहतरीन फौज थी। जो पहला स्थान है वो अंग्रेजी फौज का है, दूसरा स्थान राजा रणजीत सिंह की फौज का है या पंजाब की फौज का है। रणजीत सिंह अपने मित्रों और अफसरों का चुनाव स्वयं करते थे और उनका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। धर्म के मामले में हम देखें तो महाराजा रणजीत सिंह अत्यधिक सहिष्णु और उदार दिखाई देते हैं। उन्होंने सिख और विभिन्न समुदायों के प्रति समान आदर भाव को व्यक्त किया। ठीक, फिर समय समय पर हम यह भी देखते हैं कि मंदिर और गुरुद्वारों को अनुदान भी इनके द्वारा प्रदान किया गया, साथ ही गरीबों की सहायता की गई और विद्वानों को संरक्षण भी दिया गया। ठीक, यानी कि धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि रणजीत सिंह अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपने लंबी दाढ़ी से झाड़ा करते थे। ठीक है, ये इन्हीं के बारे में कहा गया है कि मुसलमान फकीरों की पैर की धूल अपनी लंबी दाढ़ी से झाड़ते थे, साथ ही ये एक ही आंख से देख सकते थे। यानी जो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति काना होता है, एक ही आंख खुद काम करती है, तो कहते थे कि मुझे ईश्वर ने सिर्फ एक आंख इसलिए प्रदान किया ताकि सभी को एक समान देख सकूं या सभी धर्मों को एक समान देख सकूं। ठीक, इनके धार्मिक सहिष्णुता का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है। उनका सबसे प्रमुख और जो विश्वास पात्र मंत्री था उसका नाम था फकीर अजीजुद्दीन, और उनका वित्त मंत्री जो था उसका नाम था दीवान दीनानाथ। ठीक, यानी कि फकीर अजीजुद्दीन और दीवान दीनानाथ के मार्फत इन्होंने पंजाब के प्रशासन को समुचित रूप से चलाने का प्रयास किया। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था, बल्कि इसमें सभी धर्मों के लिए एक जगह रखा गया था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था, वरन सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान। ठीक, जब 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब में सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तो उनके लिए अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए थोड़ा सा वहां पे हम पाते हैं कि थोड़ी दिक्कत आती है। और वहीं पर का जो मैंने आपको लिखवाया था एक फैक्ट कि जनरल लेक से उनका समझौता, और वो भी लड़ाई इसलिए शुरू हुई ताकि उन्होंने एक होलकर को अपने यहाँ अमृतसर में शरण दे दिया था। ठीक, बाकी की बातें हम कल करेंगे, आज यहीं पे इसे रोक देते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक।